ये सवाल है जो मुझे अक्सर परेशान करता है। हम सब ने उन स्टार्टअप्स या कंपनियों के बारे में सुना है जिनका प्रोडक्ट कमाल का होता है। हर कोई उसकी तारीफ करता है, लेकिन 1-2 साल बाद वो बस गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या एक बेहतरीन प्रोडक्ट होना ही काफी नहीं है? ये सवाल तो बहुत ही जरूरी है और इसका जवाब अक्सर वहां नहीं होता जहां लोग ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, लोग सोचते हैं कि शायद प्रोडक्ट में कोई कमी होगी या मार्केटिंग ठीक नहीं थी, लेकिन असल समस्या कहीं और छुपी होती है। वो है एक शानदार चीज बनाने और एक ऐसा बिजनेस बनाने के बीच के फर्क में जो मुनाफे के साथ लगातार बड़ा हो सके। यहीं पर ज्यादातर कंपनियां मात खा जाती हैं। अच्छा, तो ये ग्रोथ और स्केलेबल ग्रोथ के बीच का अंतर है और इसी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं, है ना? बिल्कुल। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब के नोट्स हैं, आर्किटेक्चर फॉर स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ। आज का हमारा मकसद इसी की गहराई में उतरना है और ये समझना है कि कुछ कंपनियां कैसे रॉकेट की तरह आगे निकल जाती हैं जबकि बाकी एक जगह आके रुक जाती हैं। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना ही स्केलिंग नहीं है और कैसे एक ग्रोथ आर्किटेक्ट की तरह सोचा जाए। और हाँ, हम उन आम रुकावटों पर भी बात करेंगे जो कंपनियों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और चौंकाने वाली बात जो सोर्स में कही गई है वो ये है कि जो प्रोडक्ट शुरुआती छोटे बाजारों में हिट होता है, जरूरी नहीं कि वो बड़े बाजारों में भी उतना ही सफल हो। मुझे लगता है यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। हाँ, और कंपनियां इसे अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। वो शुरुआती सफलता के यूं कहिए कि नशे में होती हैं। हाँ हाँ। सोर्स के मुताबिक जब वो स्केल करने की कोशिश करती हैं तो कुछ आम चुनौतियों का सामना करती हैं। पहली है ऑपरेशनल बाधाएं। ऑपरेशनल मतलब आपके पास ऑर्डर तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन आपकी टीम या सिस्टम वो उस बोझ को संभाल ही नहीं पा रहा। सब कुछ बिखरने लगता है। ओह, मैंने ये देखा है। कोई कूल नया ऐप आता है, उसे खूब अच्छे रिव्यू मिलते हैं और जैसी वो वायरल होता है सर्वर क्रैश हो जाता है। बिल्कुल वही। या फिर किसी ई कॉमर्स साइट की सेल लगती है और वेबसाइट ही बैठ जाती है। सही है। दूसरी चुनौती है गलत प्राइसिंग और पैकेजिंग। जो कीमत 100 ग्राहकों के लिए सही थी, वो 10,000 ग्राहकों पे शायद आपको नुकसान पहुंचा रही हो। अच्छा। और तीसरी जो बहुत आम है, वो है अपनी शुरुआती सफलता को किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे कस्टमर सेगमेंट में दोहराने में नाकाम रहना। हाँ, जो दिल्ली में काम कर गया जरूरी नहीं वो मुंबई में भी चले। स्केलिंग का मतलब धीरे धीरे बढ़ना नहीं है। इसके लिए एक सोचा समझा ढांचा चाहिए, एक आर्किटेक्चर। यहीं पर प्रॉफिटेबल ग्रोथ आर्किटेक्ट का आइडिया बहुत दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ किसी सीईओ या फाउंडर की बात नहीं है ना, बल्कि एक सोच की बात है। एक ऐसी ग्रोथ डिजाइन करना जिसे बार बार दोहराया जा सके, जो मुनाफा भी दे और जिसे बड़े पैमाने पर लागू करना मुमकिन हो। हाँ, ये काम बढ़ाने के बारे में नहीं, बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम बनाने के बारे में है। और इस सोच के कुछ खास गुण हैं जो सोर्स में बताए गए हैं। पहला है ग्राहक केंद्रित सोच। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ग्राहक की सुनना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि ग्राहक किस चीज के लिए कितना पैसा देने को तैयार है, उसे असल में वैल्यू कहाँ मिल रही है। दूसरा गुण मुझे बहुत पसंद आया, रणनीतिक प्रयोग। हाँ, यानी किसी नए बाजार में या कोई नया फीचर लॉन्च करने से पहले उसे पूरी तरह से लॉन्च करने की बजाय छोटे स्तर पर टेस्ट करना, देखना कि पानी कितना गहरा है। हाँ, इसे पायलट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इससे आप बड़ी गलतफहमियों और नुकसान से बच जाते हैं। सही है। फिर आता है मैट्रिक्स आधारित निर्णय लेना। सिर्फ दिल की आवाज या अंदाजे पर फैसले नहीं लेना, बल्कि डेटा और आंकड़ों को देखना। बिल्कुल, कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और आखिर में जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है पूरी कस्टमर जर्नी को डिजाइन करना। कस्टमर जर्नी। हाँ, ग्राहक के पहली बार आपके बारे में सुनने से लेकर खरीदने और फिर आपके साथ बने रहने तक का पूरा सफर। ये जो आपने विभागों के बीच तालमेल की बात की, ये मुझे एक स्पोर्ट्स टीम की याद दिलाता है। अच्छा। हाँ, अगर आपके स्ट्राइकर और डिफेंडर एक ही गेम प्लान पे नहीं है तो आप मैच नहीं जीत सकते, है ना, चाहे आपके पास कितने भी अच्छे खिलाड़ी क्यों ना हो। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सोर्स में भी तो यही कहा गया है कि प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेल्स और ऑपरेशंस टीमों का एक साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है। हाँ, और सोर्स में भी कुछ ऐसा ही एक उदाहरण है। सोचिए, एक कंपनी के पास दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। ठीक है। मार्केटिंग टीम ने जबरदस्त कैंपेन चलाया और हजारों नए ग्राहक ले आई, लेकिन अगर सेल्स टीम उन लीड्स को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे, या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इतना मुश्किल है कि ग्राहक समझ ही नहीं पा रहा कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कैसे करें, या फिर कस्टमर सपोर्ट में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं जो फोन ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो क्या होगा? सब कुछ चौपट हो जाएगा। ग्राहक नाराज होकर चले जाएंगे और बुरी पब्लिसिटी करेंगे। एग्जैक्टली।
मतलब प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद बिजनेस फेल हो जाएगा। बिल्कुल। एक ग्रोथ आर्किटेक्ट इन्हीं बाधाओं का पहले से अनुमान लगाता है और उनके लिए योजना बनाता है, न कि आग लगने पर कुआं खोदता है। तो अगर किसी के पास ये सही मानसिकता है तो अगला कदम उन रुकावटों को पहचानना है जो रास्ते में आने वाली हैं। हाँ, और किताब इन बाधाओं को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये बिजनेस की असली दुनिया की मुश्किलें हैं। हाँ, ये 3 बाधाएं हर उस कंपनी के लिए प्रासंगिक हैं जो बढ़ना चाहती है। पहली है बाजार की बाधाएं, मतलब मार्केट बैरियर्स। इसका मतलब? इसका मतलब है कि हो सकता है आपका शुरुआती बाजार बहुत छोटा हो या फिर अचानक कंपटीशन बहुत बढ़ जाए। कभी-कभी ग्राहकों की जरूरतें ही बदल जाती हैं। इसका कोई हल है? मतलब आप बाजार को तो कंट्रोल नहीं कर सकती। आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी रणनीति को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। इसका समाधान है बाजार को सावधानी से छोटे-छोटे सेगमेंट्स में बांटना और उन ग्राहकों को पहले टारगेट करना जिन्हें आपके प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है। और जो उसके लिए अच्छी कीमत देने को तैयार है? सही पकड़ा। हर किसी को सब कुछ बेचने की कोशिश करना, वो अक्सर विफलता की रेसिपी होती है। पहले एक छोटे तालाब की सबसे बड़ी मछली बनो, फिर समंदर में उतरो। ठीक है, ये समझ में आता है। अब दूसरी बाधा पर आते हैं, संचालन संबंधी बाधाएं यानी ऑपरेशनल बैरियर्स। इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपकी एक बर्गर की दुकान है जो शहर के सबसे अच्छे बर्गर बनाती है। आपकी रसोई एक बार में 10 बर्गर बनाने के लिए ही बनी है, लेकिन एक दिन आपके बारे में एक मशहूर फूड ब्लॉगर लिख देता है और बाहर 100 ग्राहकों की लाइन लग जाती है। अब क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। बर्गर जलेंगे, ऑर्डर गलत जाएंगे और ग्राहक घंटों इंतजार करके गुस्से में चले जाएंगे। आपका सिस्टम ही बैठ गया। यही ऑपरेशनल बैरियर है। जब आपकी बैकएंड प्रक्रिया है, आपकी टीम, आपका प्रोडक्शन बढ़ती मांग का साथ नहीं दे पाते। मेरे एक दोस्त की कंपनी थी, उनका प्रोडक्ट कमाल का था, लेकिन उनके कस्टमर सपोर्ट सिर्फ 2 लोग संभाल रहे थे। अरे बाप रे। जैसे ही मार्केटिंग कैंपेन हिट हुआ, वो फोन कॉल्स और ईमेल्स के ढेर के नीचे दब गए। 3 महीने में कंपनी की रेपुटेशन इतनी खराब हो गई कि उन्हें बिजनेस बंद करना पड़ा। तो इसका समाधान क्या है? ज्यादा लोगों को काम पे रखना? सिर्फ वो नहीं, सोर्स के अनुसार इसका असली समाधान है प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना और ऐसे सिस्टम बनाना जिन्हें दोहराया जा सके। स्टैंडर्डाइज करना। हाँ, यानी हर काम को करने का एक तय और सबसे अच्छा तरीका बनाना, चाहे वो बर्गर बनाना हो या ग्राहक की शिकायत का जवाब देना हो, ताकि नए लोग भी उसे आसानी से सीख सकें और क्वालिटी बनी रहे। अच्छा, हर चीज को हर बार नए सिरे से करने की बजाय एक सिस्टम बनाना जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरी जो मुझे लगता है सबसे मुश्किल होगी, वो है मोनेटाइजेशन की बाधाएं, मतलब मोनेटाइजेशन बैरियर्स। हाँ, शुरुआती दिनों में तो कंपनियां पैसा कमाने के लिए कोई भी काम पकड़ लेती हैं। इस जाल से कैसे निकला जाए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सबसे बड़ा जाल है। यहाँ समस्या ये है कि आपका रेवेन्यू मॉडल ही स्केलेबल नहीं है। जैसे? उस कंसल्टिंग फर्म के बारे में सोचिए जो हर क्लाइंट के लिए बिल्कुल शुरुआत से एक नया प्रोजेक्ट बनाती है। शुरू में 5-10 क्लाइंट्स के लिए ये बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे ही आपके पास 50 या 100 क्लाइंट्स आते हैं, आपकी पूरी टीम बिखर जाएगी। आप ज्यादा लोगों को काम पर रखेंगे, लेकिन आपका मुनाफा घटता जाएगा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा समय और मेहनत लग रही है। तो इसका स्केलेबल वर्जन क्या होगा? एक स्केलेबल कंपनी ये देखेगी कि उनके 80% क्लाइंट्स की जरूरतें लगभग एक जैसी हैं। अच्छा। तो वो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 फिक्स्ड पैकेज बना देगी: बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ओह, इससे उन्हें हर बार पहिया दोबारा नहीं बनाना पड़ता। बिल्कुल। वो अपने 80% क्लाइंट्स को इन पैकेजेस से सर्विस देते हैं और सिर्फ 20% टॉप टियर क्लाइंट्स के लिए कस्टम काम करते हैं। यही है स्केलेबल मोनेटाइजेशन। वाह, किताब में स्केलिंग वॉल्स का जिक्र है। ये वो पठार हैं जहां कंपनियां तब पहुंचती हैं जब वे इन तीनों में से किसी एक बाधा से टकराती हैं। उनका रेवेन्यू और ग्राहक ग्रोथ एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों। हाँ, तो अगर हम इस सब कुछ जोड़कर देखें तो इसका निचोड़ क्या है? एक बेहतरीन प्रोडक्ट से एक स्केलेबल बिजनेस तक का सफर कैसे तय किया जाए? इसका निचोड़ ये है कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट सिर्फ एंट्री टिकट है। सिर्फ एंट्री टिकट? हाँ, ये आपको गेम में लाता है, लेकिन गेम जिताता नहीं है। इस छलांग को लगाने के लिए कंपनियों को कुछ चीजों पर बहुत ध्यान देना होगा। पहला, जैसा हमने बात की, ये पहचानना कि उनके प्रोडक्ट या सर्विस के किन पहलुओं को मानकीकृत किया जा सकता है। लेकिन क्या हर चीज को स्टैंडर्ड बनाने से कंपनी की क्रिएटिविटी या फ्लेक्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, खासकर एक युवा स्टार्टअप में? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बैलेंस में है। आपको कोर चीजों को स्टैंडर्ड बनाना है ताकि क्वालिटी और एफिशिएंसी बनी रहे,
लेकिन साथ ही इनोवेशन और नए आइडियाज के लिए जगह भी छोड़नी है। 80-20 का नियम जैसा कुछ। बिल्कुल। अपने 80% काम को सिस्टम से चलाएं ताकि आपके पास 20% समय और ऊर्जा कुछ नया और क्रिएटिव करने के लिए बची रहे। ये समझ में आया। तो पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा क्या है? दूसरा है अधिकतम मुनाफे के लिए सही ग्राहक सेगमेंट्स को प्राथमिकता देना। हर किसी के पीछे भागना महंगा और थका देने वाला होता है। आपको अपने आइडियल कस्टमर को पहचानना होगा और अपनी सारी ऊर्जा उसी पर लगानी होगी। ठीक है। और तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि आपकी प्राइसिंग और पैकेजिंग स्ट्रैटेजी स्केलेबल हो। ऐसी रणनीतियां जो 100 ग्राहकों के लिए भी काम करें और 10,000 ग्राहकों के लिए भी। बिना आपके मुनाफे को कम किए। सही। ये सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से कहीं ज्यादा है। ये तो सच में बिजनेस बनाने की कला है। हाँ। सोर्स में एक और दिलचस्प बात कही गई है। ये सिर्फ सिस्टम और नंबरों के बारे में नहीं है, आंतरिक तालमेल और कम्युनिकेशन की भी एक बड़ी भूमिका है। हाँ, और ये एक ऐसी समस्या है जिस पर फाउंडर्स अक्सर ध्यान नहीं देते। मार्केटिंग टीम कुछ और वादा कर रही है, सेल्स टीम कुछ और बेच रही है और प्रोडक्ट टीम कुछ और ही बना रही है। साइलो थिंकिंग। हाँ, साइलोड थिंकिंग, जहां हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी दुनिया में काम करता है। एक अच्छी रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर टीम उसे समझती ही नहीं तो वो बेकार है। तो एक ग्रोथ आर्किटेक्ट का काम सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना नहीं, बल्कि उसे पूरी टीम तक पहुंचाना भी है। बिल्कुल, उसे एक स्पष्ट विजन और कहानी बतानी होती है। प्रोडक्ट टीम से लेकर सेल्स और कस्टमर सपोर्ट तक हर किसी को यह समझने की जरूरत है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये कैसे किया जाएगा, ताकि सब एक ही पेज पर हों। हाँ, जब सब एक ही कहानी जानते और समझते हैं तो फैसले तेजी से होते हैं, गलतियां कम होती हैं और कंपनी एक यूनिट की तरह काम करती है। वाह, हमने काफी कुछ कवर कर लिया, मार्केट से लेकर मोनेटाइजेशन और टीम अलाइनमेंट तक। अगर किसी को आज की इस बातचीत से सिर्फ 3 या 4 बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से सबसे पहली और जरूरी बात यह है, स्केलिंग सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मुनाफादार और दोहराई जा सकने वाली ग्रोथ के बारे में है। तेजी से बढ़ना और पैसा जलाना स्केलिंग नहीं, बल्कि तबाही का रास्ता है। दूसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि ग्रोथ आर्किटेक्ट की मानसिकता अपनाना बहुत जरूरी है। यानी समस्याओं के आने का इंतजार करने की बजाय उनका पहले से अनुमान लगाना और उनके लिए एक सिस्टम तैयार करना। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट यह है कि बाजार, संचालन और मोनेटाइजेशन से जुड़ी बाधाओं को पहचानना और उन्हें दूर करना जरूरी है। इन स्केलिंग वॉल्स को तोड़े बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। सही है। प्रोडक्ट अकेले ग्रोथ की गारंटी नहीं देता। असल में सिस्टम, प्रक्रियाएं और टीमों के बीच का तालमेल ज्यादा मायने रखते हैं। प्रोडक्ट एक हिस्सा है, पूरा बिजनेस एक अलग चीज है। और किताब का एक कोट इस पूरी बात को बहुत अच्छे से बताता है। मुनाफे के साथ स्केल करने वाली कंपनियां वो नहीं होती जिनके पास सबसे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, बल्कि वो होती हैं जिनके पास ग्रोथ के लिए सबसे अच्छे सिस्टम होते हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। तो आज की चर्चा का निचोड़ ये है कि स्केलिंग कोई जादुई घटना नहीं है जो एक अच्छे प्रोडक्ट के कारण अपने आप हो जाती है। ये एक सोचा समझा आर्किटेक्चर है। जैसे एक मजबूत इमारत बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, वैसे ही एक बड़े और टिकाऊ बिजनेस को बनाने के लिए एक ग्रोथ आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। ये पूरी चर्चा ग्रोथ के लिए सिस्टम और स्ट्रक्चर बनाने पर जोर देती है। ये मेरे मन में एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या? आज के दौर में जहां डिसरप्शन और लगातार इनोवेशन पर इतना जोर है, कोई कंपनी आगे रहने के लिए जरूरी लचीलेपन और रचनात्मकता के साथ इन संरचित, दोहराए जा सकने वाले सिस्टम की जरूरत को कैसे संतुलित करती है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या एक मजबूत सिस्टम कहीं ना कहीं इनोवेशन का गला घोंट सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश करेंगे जो पैसा बनाती है। हाँ, और शायद किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी विषय। बिल्कुल, कमाई को मतलब रेवेन्यू को स्मार्ट तरीके से कैसे बढ़ाया जाए, और इसके लिए हमारे पास मास्टरिंग रेवेन्यू किताब का एक चैप्टर है। हाँ, जो स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू और डील डिजाइन पे फोकस करता है। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ज्यादा बेचने के टिप्स जानना नहीं है, बल्कि उस पूरी रेवेन्यू मशीन के पुर्जों को समझना है। सही कहा। जैसे प्राइसिंग, पैकेजिंग, कस्टमर्स के साथ डील करने का सही तरीका, ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल सही। और इस मशीन का जो इंजन है ना, वो एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर चलता है। अच्छा? किताब के लेखक कहते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के लिए पैसे नहीं देते। तो फिर किस लिए देते हैं? वे उस फीचर से सुलझने वाली अपनी समस्या या मिलने वाले आराम के लिए पैसे देते हैं।
और हमारी आज की सारी बातचीत का शुरुआती बिंदु यही है। ठीक है, तो चलिए इस इंजन को ही सबसे पहले खोलकर देखते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कस्टमर नतीजों के लिए पैसे देते हैं, फीचर्स के लिए नहीं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? प्रैक्टिकल दुनिया में ये कैसे काम करता है? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर बेचते हैं जो रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग है, ये एक फीचर है। तो फिर क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये सॉफ्टवेयर आपका हफ्ते में 5 घंटे बचाता है, ये नतीजा है। ग्राहक को ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग से मतलब नहीं, उसे उन 5 घंटों से मतलब है जो वो अपनी फैमिली के साथ बिता सकता है। समझ गई। तो आप प्रोडक्ट की खासियत नहीं बल्कि ग्राहक को होने वाला फायदा बेच रहे हैं। एग्जैक्टली, वो फीचर नहीं खरीद रहा, वो अपना समय खरीद रहा है। और इसी सोच पर फिर प्राइसिंग भी तय होती होगी। किताब में एक बहुत दिलचस्प फ्रेज है, ब्यूटिफुली सिंपल प्राइसिंग। मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ, खूबसूरती से सरल मूल्य निर्धारण। और क्या सरल हमेशा बेहतर होता है? मतलब कहीं सादगी के चक्कर में हम टेबल पर पैसा तो नहीं छोड़ रहे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और लेखक इस पर बात करते हैं। उनका तर्क है कि ज्यादातर मामलों में कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता बिक्री की सबसे बड़ी दुश्मन है। कैसे? सोचिए, अगर किसी वेबसाइट का प्राइसिंग पेज किसी सरकारी टैक्स फॉर्म जैसा दिखे, इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे नियम। हाँ, ग्राहक कंफ्यूज होकर भाग जाएगा। बिल्कुल। ब्यूटीफुली सिंपल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन ना हो। मतलब ये है कि ऑप्शन इतने साफ हों कि ग्राहक 5 सेकंड में समझ जाए कि उसके लिए क्या सही है। उसे आपकी प्राइसिंग समझने के लिए एक एक्सेल शीट ना बनानी पड़े। तो सही मॉडल कैसे चुने? किताब में सब्सक्रिप्शन, फ्रीमियम, यूसेज बेस्ड कई मॉडल्स का जिक्र है। हाँ, और चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे वैल्यू देता है। जैसे फ्रीमियम मॉडल को ही लीजिए। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर है लेकिन खतरनाक भी। मुफ्त वर्जन उपयोगी तो हो, पर इतना भी नहीं कि ग्राहक को कभी अपग्रेड करने की जरूरत ही महसूस ना हो। मतलब एक स्ट्रैटेजिक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल, जो ग्राहक को वैल्यू का एहसास भी कराए और अपग्रेड करने के लिए उकसाए भी। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। किताब लैंड एंड एक्सपैंड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करती है। हाँ, और ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। 1 मिनट रुकिए, ये लैंड एंड एक्सपैंड वाली बात मेरे लिए थोड़ी नई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए ग्राहक ढूंढने से ज्यादा जरूरी मौजूदा ग्राहकों पर ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल। ये तो पारंपरिक सेल्स की सोच के बिल्कुल विपरीत लगता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा असरदार है। इसे ऐसे समझिए, लैंड का मतलब है कि आपने किसी कंपनी में अपना पहला कदम रख दिया। मतलब पहली डील कर ली। सही। लेकिन असली ग्रोथ, असली पैसा एक्सपैंड करने में है, उसी कंपनी के अंदर और ज्यादा बिजनेस बढ़ाना। क्यों? नए ग्राहक लाना ज्यादा अच्छा नहीं है? नए ग्राहक लाना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, भरोसा बनाना पड़ता है। लेकिन आपके मौजूदा ग्राहक, वो आपको पहले से जानते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। एग्जैक्टली। वो विकास के लिए सबसे उपजाऊ जमीन है। तो लैंड एंड एक्सपैंड का मतलब हुआ कि पहले आप किसी कंपनी में एक छोटा सा बीज बोते हैं, जैसे मार्केटिंग टीम को अपना सॉफ्टवेयर बेचकर। और जब वे शानदार नतीजे दिखाते हैं तो आपकी जड़ें सेल्स टीम, फिर कस्टमर सर्विस और फिर पूरी कंपनी में फैल जाती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसीलिए लेखक कहते हैं रेवेन्यू बढ़ाने का सबसे तेज तरीका और ग्राहक जोड़ना नहीं है, बल्कि आपके पास जो ग्राहक पहले से हैं उन्हें आपके दिए गए मूल्य के लिए और ज्यादा खरीदने और ज्यादा भुगतान करने में मदद करना है। हाँ, ये बड़े पैमाने पर विकास का सबसे तेज रास्ता होता है। लेकिन आजकल तो हर कोई डिस्काउंट दे रहा है। अगर आपका कॉम्पिटिटर 50% की छूट दे रहा है तो क्या आप बिना छूट दिए बाजार में टिक सकते हैं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, क्योंकि ये सिद्धांत सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर असल दुनिया में क्या होता है? असल दुनिया में ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, किताब डिस्काउंट के खिलाफ नहीं है। अच्छा। वो उन्हें आदत बनाने के खिलाफ चेतावनी देती है। अगर आप हमेशा डिस्काउंट पर बेचते हैं तो आप अपने ग्राहक को सिखा रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट की असली कीमत डिस्काउंट वाली ही है। हाँ, और पूरी कीमत एक बनावटी नंबर लगने लगती है। बिल्कुल। डिस्काउंट का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से होना चाहिए। लेकिन अगर ये आपकी डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी बन जाए तो आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को खुद ही कम कर रहे हैं। तो अगर डिस्काउंट आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को कम कर सकता है तो आप उस वैल्यू को सक्रिय रूप से कैसे बनाते और दिखाते हैं? मुझे लगता है यहीं पर पैकेजिंग की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। पैकेजिंग सिर्फ आपके प्रोडक्ट को अलग अलग बक्सों में डालना नहीं है। तो फिर क्या है? ये ग्राहक के फैसले को आकार देने का एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक साधन है। किताब में क्लासिक टियर वाले मॉडल की बात की गई है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम।
हाँ, ये मैंने बहुत देखा है। बीच वाले टियर पर हमेशा मोस्ट पॉपुलर का टैग लगा होता है। और इसके पीछे एक कारण है, इसे स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया जाता है। बेसिक टियर इतना सीमित लगता है कि वो एक गंभीर यूजर के लिए नाकाफी हो। और प्रीमियम टियर? प्रीमियम टियर इतना महंगा और फीचर से भरा होता है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में स्टैंडर्ड टियर बिल्कुल सही ऑप्शन लगता है। हाँ, वो गोल्डीलॉक्स ऑप्शन बन जाता है। कंपनी सिर्फ आपको विकल्प नहीं दे रही, वो आपके फैसले को धीरे से अपनी पसंदीदा दिशा में धकेल रही है। ये टियर वाली स्ट्रैटेजी छोटे और मध्यम आकार के ग्राहकों के लिए तो ठीक है, लेकिन उन बड़ी मछलियों का क्या, जिन्हें हम एंटरप्राइज डील्स कहते हैं? हाँ, B2B कंपनियों के 70-80% कमाई तो इन्हीं से होती है। उनके लिए तो ये पैकेजिंग काम नहीं करती होगी। नहीं, उनके लिए खेल बिल्कुल अलग है। आप किसी बड़ी कंपनी के CEO को 3 पैकेज की लिस्ट नहीं दिखा सकते। तो उनके लिए क्या अप्रोच होती है? एंटरप्राइज डील्स के लिए एक पूरी तरह से अलग अप्रोच की जरूरत होती है। स्रोत तैयारी पर बहुत जोर देता है। ग्राहक के बिजनेस को अंदर बाहर से जानना, उनकी समस्याओं को समझना और ये पता लगाना कि फैसले कौन लेता है। सही। आप उन्हें फीचर्स की लिस्ट नहीं बेचते, आप उन्हें उनके बिजनेस की लाखों करोड़ों की समस्या का समाधान बेचते हैं। बातचीत हमेशा ROI यानी निवेश पर रिटर्न के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो अब उस बातचीत पर आते हैं जिससे हर बिजनेस ओनर को डर लगता है, कीमतें बढ़ाना। हाँ, ये हमेशा एक मुश्किल काम लगता है। किताब कहती है कि अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक है, पर वो सही तरीका है क्या? कुंजी है संवाद। आप अचानक एक सुबह उठकर अपनी कीमतें नहीं बढ़ा सकते। ये ग्राहक के साथ एक तरह से विश्वासघात जैसा लगता है। तो फिर क्या करें? सही तरीका है इसे पहले से प्लान करना और इसे सही ठहराना, और आपको ये बताना होगा कि कीमत क्यों बढ़ रही है। मतलब वजह देनी होगी। हाँ, शायद आपने कई नए फीचर्स जोड़े हैं या आपकी कस्टमर सपोर्ट टीम अब 24/7 उपलब्ध है। आपको उस अतिरिक्त मूल्य को स्पष्ट रूप से बताना होगा। मतलब ये कीमत बढ़ाना नहीं है, ये कीमत को उस नई बढ़ी हुई वैल्यू के बराबर लाना है जो आप अब दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और बड़ी डील्स में मोल भाव या नेगोशिएशन का क्या, वहां तो कीमत पर बहुत खींचतान होती होगी। होती है, लेकिन यहाँ भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। किताब का सुझाव है कि आप डील की संरचना पर लचीलापन दिखाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि कीमत पर। इसका क्या मतलब हुआ? हो सकता है आप पेमेंट की शर्तों पर थोड़ी ढील दे दें या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को उनके हिसाब से कस्टमाइज कर दें, लेकिन जो मुख्य कीमत है उस पर टिके रहें, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को दर्शाती है। बिल्कुल। बातचीत हमेशा इस बात पर वापस आनी चाहिए कि हम आपको जो करोड़ों का फायदा पहुंचा रहे हैं उसके लिए ये कीमत एक उचित सौदा है। बातचीत लागत के बारे में नहीं, मूल्य के बारे में होनी चाहिए। तो अगर हम अपनी आज की इस चर्चा को समेटें तो इस रेवेन्यू मशीन का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखता है। इसका इंजन ग्राहक को मिलने वाले नतीजों पर चलता है। हाँ, इसकी कीमत सरल और वैल्यू पर आधारित होती है। सही। ये नए ग्राहकों से ज्यादा मौजूदा ग्राहकों में विस्तार करके तेजी से दौड़ती है, और इसकी पैकेजिंग बड़ी चतुराई से ग्राहकों के फैसलों को सही दिशा देती है। बिल्कुल सही सारांश है। पैकेजिंग से लेकर बड़ी डील्स पर मोलभाव करने तक हर कदम एक सोचा समझा रणनीतिक निर्णय है। तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने से आगे बढ़कर एक पूरी रेवेन्यू प्रणाली को डिजाइन करने जैसा है। हाँ, एक ऐसी मशीन बनाना जो कुशलतापूर्वक और अनुमान के मुताबिक कमाई करती रहे, किस्मत के भरोसे नहीं। और ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। इस किताब के ज्यादातर उदाहरण B2B और SaaS कंपनियों के हैं। ये बात सही है। ये सोचना दिलचस्प होगा कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और लैंड एंड एक्सपैंड जैसे सिद्धांतों को एक बिल्कुल अलग दुनिया में कैसे लागू किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्राफिक डिजाइनर है या कोई छोटा लोकल बेकरी का बिजनेस है। जब आपका ग्राहक एक व्यक्ति हो, कोई कॉर्पोरेशन नहीं, तो एक्सपैंड कैसा दिखता है? अच्छा पॉइंट है। क्या एक बेकरी अपने ग्राहक को सिर्फ एक केक बेचने के बाद उसे बर्थडे पार्टियों के लिए कैटरिंग और फिर कुकिंग क्लास बेचकर एक्सपैंड कर सकती है? शायद ये सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं, बस हमें उन्हें देखने के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत है। तो आज की हमारी जो बातचीत है वो किसी भी बिजनेस की शायद सबसे बड़ी पहेली के बारे में है। सिर्फ ये नहीं कि बड़ा कैसे बने, बल्कि बड़े होने के बाद टिके कैसे रहें। हमारे पास मास्टरिंग सस्टेनेबल स्केलिंग एंड कस्टमर रिटेंशन किताब के कुछ बेहतरीन हिस्से हैं, और हमारा मिशन ये समझना है कि एक बार जब कस्टमर दरवाजे के अंदर आ जाए तो उसे हमेशा के लिए अपना कैसे बनाया जाए। ये सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ज्यादातर लोग ग्रोथ का मतलब सिर्फ नए ग्राहक जोड़ना समझते हैं, लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है।
ये कुछ ऐसा है कि आपने एक शानदार पार्टी दी, बहुत से मेहमान आए, पर अगर आप अच्छे मेजबान नहीं हैं तो वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। आज की बातचीत का सार यही है। असली टिकाऊ ग्रोथ नए ग्राहक लाने में नहीं, बल्कि पुराने ग्राहकों को खुश रखने, अपने काम करने के तरीकों को पक्का करने और लगातार सीखते रहने में है। ठीक है, तो इस विज्ञान को समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस एक शब्द पर आते हैं जिससे हर बिजनेस लीडर की रातों की नींद उड़ जाती है, चर्न। मतलब ग्राहकों का साथ छोड़कर जाना। ये सिर्फ एक मीट्रिक क्यों नहीं है? ये इतनी बड़ी डरावनी चीज क्यों मानी जाती है? क्योंकि चर्न सिर्फ एक ग्राहक का जाना नहीं है, यह आपकी मेहनत और पैसे की बर्बादी का सबसे बड़ा सबूत है। इसे एक लीक होती बाल्टी की तरह समझिए। आप मार्केटिंग और सेल्स पर हजारों लाखों रुपए खर्च करके बाल्टी में पानी भर रहे हैं, लेकिन नीचे एक छेद है जिससे सब कुछ बहता जा रहा है। जब तक आप उस छेद को बंद नहीं करेंगे, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। वो छेद ही चर्न है। और सोर्स के मुताबिक इसके कुछ बहुत ही आम मानवीय कारण होते हैं। यकीनन, और हम सब ने महसूस किए होंगे। सबसे पहला और बड़ा कारण है खराब ऑनबोर्डिंग। खराब ऑनबोर्डिंग मतलब ग्राहक ने उत्साह में आपका प्रोडक्ट खरीद तो लिया, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी कोई सीधी सरल मदद ही नहीं मिली। वो उलझ कर रह जाता है और उसे लगता है कि उसने गलत फैसला कर लिया। हाँ, ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है। किसी नए ऐप के लिए साइन अप किया और उसके बाद बस कंफ्यूजन है। बिल्कुल, आप उसे डिलीट कर देंगे। दूसरा है प्रोडक्ट और जरूरत का मेल ना खाना, जिसे प्रोडक्ट मार्केट फिट की कमी भी कहते हैं। मार्केटिंग में तो बड़े बड़े वादे कर दिए गए, लेकिन असलियत में प्रोडक्ट ग्राहक की समस्या को सुलझा ही नहीं पा रहा है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा दिल पर लगता है, वो है वैल्यू की धारणा। मतलब ग्राहक को ये महसूस होने लगता है कि वो जितनी कीमत चुका रहा है, बदले में उसे उतना फायदा नहीं मिल रहा। ये तो सब रिएक्टिव बातें हो गई, मतलब ग्राहक के जाने के बाद का विश्लेषण। लेकिन जो कंपनियां वाकई सफल हैं, वो सिर्फ इंतजार तो नहीं करती होंगी, वो पहले से क्या करती हैं? सोर्स में कुछ प्रोएक्टिव रणनीतियों का जिक्र है ना? हाँ, और यहीं पर अच्छी और महान कंपनियों में फर्क पता चलता है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है समस्या होने से पहले ही उसे पहचान लेना। सोर्स में एक सैस कंपनी का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग शुरू की, यानी वे अपने ग्राहकों के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के पैटर्न पर बारीकी से नजर रखने लगे। मतलब एक तरह से जासूसी? नहीं, जासूसी नहीं, बल्कि देखभाल। वे ये देखते थे कि कौन सा ग्राहक हफ्तों से लॉगिन नहीं कर रहा या कौन सा जरूरी फीचर इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। ये एक तरह से ग्राहक की डिजिटल बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना है। अच्छा। जब कोई ग्राहक चुप हो जाता है तो ये खतरे का संकेत होता है। तो जब उन्हें ऐसा कोई संकेत मिलता तब वो क्या करते थे? उनकी कस्टमर सक्सेस टीम तुरंत उस ग्राहक से संपर्क करती थी, और वे ये नहीं पूछते थे कि आप जा क्यों रहे हैं, बल्कि वे पूछते थे, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, क्या आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए? ओह, वाह। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन नतीजा हैरान करने वाला था। उन्होंने अपने चर्न रेट में 30% की कमी की। वाह, 30%! ये तो किसी भी कंपनी के लिए गेम चेंजर है। मतलब वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे थे कि ग्राहक शिकायत करें, बल्कि वे ग्राहकों के चुप होने के पीछे की कहानी समझने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कस्टमर को बनाए रखना सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की सोच होनी चाहिए। चलिए, अब इस बातचीत के अगले हिस्से पर आते हैं, जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति है, आपको पता है कि चर्न कैसे रोकना है, लेकिन अगर उस रणनीति को अमल में लाने का कोई पक्का तरीका नहीं है तो सब बेकार है। यहीं पर प्लेबुक का कॉन्सेप्ट आता है। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर असल में ये है क्या? ये बिल्कुल भी भारी भरकम नहीं है। प्लेबुक को एक शेफ की रेसिपी बुक की तरह समझिए। एक बेहतरीन डिश बनाने के लिए हर सामग्री और हर स्टेप लिखा होता है ना? प्लेबुक भी बिजनेस के कामों के लिए वही रेसिपी बुक है। सेल्स कॉल कैसे करनी है, नए ग्राहक को पहले 30 दिनों में कैसे गाइड करना है, हर जरूरी काम के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। लेकिन क्या इससे काम बहुत ज्यादा मशीनी और रोबोटिक नहीं हो जाता? अगर सेल्स का हर व्यक्ति एक ही स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो क्या ग्राहक को ये बनावटी नहीं लगेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यही प्लेबुक का सबसे बड़ा मिथक है। प्लेबुक का मतलब रोबोट बनना नहीं है, बल्कि एक मजबूत आधार बनाना है। सोचिए, एक जैज संगीतकार पहले संगीत के सारे नियम और स्केल सीखता है, और फिर उन नियमों के आधार पर इम्प्रोवाइज करता है, अपनी कला दिखाता है। प्लेबुक वही नियम है। मतलब ये रचनात्मकता की नींव है, उसका अंत नहीं। बिल्कुल,
सोर्स में एक उदाहरण है कि कैसे मानकीकृत मूल्य निर्धारण स्क्रिप्ट्स ने कंपनियों को बड़ी एंटरप्राइज डील्स जीतने में मदद की। जब आप किसी बड़ी कंपनी को कुछ बेच रहे होते हैं तो वे भ्रम नहीं बल्कि भरोसा चाहते हैं। एक तय प्रक्रिया होने से आपकी कंपनी ज्यादा पेशेवर और भरोसेमंद लगती है। लेकिन यहाँ एक और बात जरूरी है, टीमों का तालमेल। अगर सेल्स टीम कुछ और वादा कर रही है और प्रोडक्ट टीम कुछ और बना रही है तो दुनिया की कोई भी प्लेबुक आपको नहीं बचा सकती। ये तो हुई थ्योरी। मुझे लगता है कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है ये जानना ज्यादा दिलचस्प होगा। सोर्स में कैनवा, एयरबीएनबी जैसी कुछ जानी मानी कंपनियों के केस स्टडीज हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों को कैसे इस्तेमाल किया, और यही सबसे आकर्षक हिस्सा है। हर कंपनी ने इन सिद्धांतों को अपनी जरूरत के हिसाब से डाला। सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। चलिए सेगमेंट से शुरू करते हैं। उनकी क्या कहानी है? सेगमेंट ने एक बहुत ही समझदारी भरा काम किया। उन्होंने पूरी दुनिया को एक साथ अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पहले कुछ चुनिंदा बड़े ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें उनके प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो उन्होंने पहले कुछ बड़े प्रशंसक बनाए? हाँ, और जब उन शुरुआती ग्राहकों को जबरदस्त फायदा हुआ तो वो कंपनी के सबसे बड़े समर्थक बन गए। उनके टेस्टिमोनियल्स और केस स्टडीज के दम पर सेगमेंट के लिए बाजार के दूसरे हिस्सों में जाना बहुत आसान हो गया। उन्होंने पहले एक छोटा तालाब जीता, फिर पूरे समंदर की ओर बढ़े। और कैनवा, उनका मॉडल तो एकदम अलग है, मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है। कैनवा की रणनीति जीनियस है। उन्होंने फ्रीमियम मॉडल का इस्तेमाल किया। बेसिक वर्जन इतना अच्छा और उपयोगी बनाकर मुफ्त में दे दिया कि लाखों लोग अपने आप खिंचे चले आए, मैं और आप जैसे लोग भी। सही बात है। एक बार जब हम उनके प्लेटफॉर्म के आदी हो गए और हमें और ज्यादा पावरफुल फीचर्स की जरूरत पड़ी तो प्रीमियम वर्जन खरीदना एक बहुत ही आसान फैसला लगा। बिल्कुल, उन्होंने मुझे बेचा नहीं, मैंने खुद खरीदा, ऐसा महसूस हुआ। यही उनकी सफलता का राज है। उन्होंने सेल्स पर नहीं बल्कि प्रोडक्ट के अनुभव पर जोर दिया। उनकी पैकेजिंग और टियरिंग इतनी स्मार्ट है कि यूजर खुद ब खुद अपग्रेड करने के लिए तैयार हो जाता है। और एयरबीएनबी के बारे में क्या? उनकी ग्रोथ तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की वजह से नहीं हुई। एयरबीएनबी का केस सबसे अलग और सीखने लायक है। उनकी ग्रोथ सिर्फ कमरे बुक करने से नहीं हुई बल्कि एक बहुत ही मुश्किल चीज बनाने से हुई, भरोसा। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां दो अजनबी एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार हो जाते हैं। ये भरोसा ही उनका असली प्रोडक्ट है। और उन्होंने नेटवर्क इफेक्ट का शानदार इस्तेमाल किया। नेटवर्क इफेक्ट यानी जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं प्लेटफॉर्म उतना ही बेहतर होता जाता है। बिल्कुल, जितने ज्यादा होस्ट उतने ही मेहमानों के लिए विकल्प, जितने ज्यादा मेहमान उतनी ही होस्ट के लिए कमाई। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद ब खुद ग्रोथ को गति देता है। इन सभी केस स्टडी से एक बात साफ होती है, स्केलिंग सिर्फ बड़ा सोचने का नाम नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर हर छोटी छोटी चीज को सही ढंग से करने का भी नाम है। तो इन सभी उदाहरणों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट के पीछे का जो सिस्टम है, जो प्रक्रियाएं हैं, वे शायद खुद प्रोडक्ट जितनी ही जरूरी हैं। आपने पूरी बात का निचोड़ निकाल दिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यही सत्य है। आपके ऑपरेशंस ऐसे होने चाहिए जो बिजनेस के बढ़ने के साथ चरमरा न जाएं। सोचिए, अगर 100 ग्राहकों को संभालने में आपको 10 लोग लगते हैं तो क्या 1000 ग्राहकों के लिए 100 लोग लगेंगे? अगर हाँ, तो आपका बिजनेस मॉडल स्केलेबल नहीं है। और इसमें टीमों की क्या भूमिका है? टीमों को सशक्त बनाना सबसे जरूरी है। उन्हें ट्रेनिंग दें, उन्हें सही टूल्स दें और फिर उन्हें फैसले लेने की आज़ादी दें। अगर हर छोटी बात के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी तो रफ्तार धीमी हो जाएगी। और सबसे अहम बात, फैसले अपनी पसंद या अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा के आधार पर लें। और आखिरी बड़ा विचार है जिस पर शायद सबसे कम ध्यान दिया जाता है, लगातार सुधार की संस्कृति बनाना। सोर्स कहता है कि ये कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो संगठन सीखना बंद कर देते हैं वे आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। बाजार बदलता है, तकनीक बदलती है, ग्राहकों की उम्मीदें बदलती हैं। ऐसे में अगर कोई कंपनी ये सोचे कि हमने सब कुछ समझ लिया है तो वो दौड़ से बाहर हो जाएगी। तो सीखने वाली संस्कृति का असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि गलतियां करने की भी आजादी होनी चाहिए? हाँ, लेकिन सोचे समझे तरीके से। इसका मतलब है कि कंपनी प्रयोग करने से नहीं डरती। वो नई चीजें आजमाती है, डेटा इकट्ठा करती है और फिर अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखती है। स्केलिंग कोई मंजिल नहीं है, ये कभी न खत्म होने वाला चक्र है। कुछ नया आजमाओ, नतीजों को नापो, उससे सीखो और फिर इस प्रक्रिया को दोहराओ। बिल्कुल, जो कंपनियां इस चक्र को सबसे तेजी से घुमाती हैं वही जीतती हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने चर्न की समस्या से शुरुआत की, प्लेबुक के समाधानों को समझा
और कैनवा, एयरबीएनबी जैसी कंपनियों से सीखा। अगर किसी को इस बातचीत से कुछ मुख्य बातें अपने साथ ले जानी हो तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि स्थायी विकास के लिए ग्राहकों को बनाए रखना सबसे अहम है। ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफे वाला काम यही है। दूसरी बात, प्लेबुक और प्रक्रियाएं अंदाजे को विज्ञान में बदल देती हैं। वे सफलता को संयोग नहीं बल्कि एक आदत बनाती हैं। और जो केस स्टडीज हमने डिस्कस की, उनसे ये भी साफ है कि टीमों का तालमेल बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में ये सब एक मजबूत सिस्टम और सीखने की संस्कृति पर टिका है। एक मजबूत इंजन और हमेशा रास्ता सीखने वाला ड्राइवर दोनों चाहिए। किताब की एक लाइन है जो इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। स्केलिंग का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, इसका मतलब है काम को लगातार एक ही तरीके से करना, मूल्यों को बनाए रखना और अपने प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा तेजी से सीखना। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, हम अक्सर ग्रोथ का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत समझ लेते हैं, जबकि असली मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना। ये एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। एक बार नींव मजबूत हो तो आप उस पर कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि स्थायी विकास कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी और व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये ग्राहकों की समस्याओं को गहराई से समझने, उन्हें सुलझाने के लिए भरोसेमंद सिस्टम बनाने और फिर कभी भी सीखना बंद न करने की एक अंतहीन यात्रा है। इस सारी जानकारी के बाद मैं श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक दिलचस्प बात छोड़ना चाहता हूं। एक सवाल, अगर एक कंपनी जिसके पास शायद सबसे बेहतरीन या सबसे नया प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो अपने ग्राहकों को बनाए रखने और अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में माहिर है, तो क्या वो एक ऐसी कंपनी को मात दे सकती है जिसका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है पर वो इन पहलुओं पर ध्यान नहीं देती? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या शानदार अमल और ग्राहक निष्ठा नवाचार की कमी की भी भरपाई कर सकती?